तलपट से ना प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ। ओके, एरर्स आर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ठीक, जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस को मानते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो है वो, उससे हमारे सारे एरर्स पता चल जाते हैं। ट्रायल बैलेंस से हमारे सारे एरर्स पता चल जाते हैं, लेकिन कुछ एरर्स ऐसे भी हैं, कुछ अशुद्धियाँ ऐसी भी हैं जो ट्रायल बैलेंस से जिनका पता नहीं चल पाता है। ओके, ट्रायल बैलेंस को क्या माना जाता है? ट्रायल बैलेंस से माना जाता है कि सारे एरर्स, जितने भी एरर्स होंगे, वो जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी, वो ट्रायल बैलेंस से हम फिल्टर करके निकाल लेंगे। ओके, लेकिन ट्रायल बैलेंस से बहुत सारे एरर्स ऐसे हैं जो फिल्टर नहीं हो पाते हैं। तो कौन कौन से एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस से फिल्टर नहीं हो पाते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, पहला डालें एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। ये 10 नंबर का क्वेश्चन, ये टॉपिक आता है आपके बोर्ड में, यूनिवर्सिटीज में। ओके, पहला एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। पहली एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। ठीक, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। ओके, ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जैसे इफ़ वी डोंट नो द एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, तो बहुत सारे एंट्रीज गलत हो जाती। सपोज कीजिए मैंने फर्नीचर परचेज किया। ओके, हाँ भाई बैठो। ओके, सपोज मैंने फर्नीचर परचेज किया, ध्यान दें। फर्नीचर परचेज 10,000। ओके, हमने लिख दिया परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, क्लियर? तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। क्या है ये? डेबिट किसको करना चाहिए? डेबिट क्या हो गया? लेकिन द इफेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस आर नॉट, इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कि पड़ेगा? गलती से पता चला कि आपको दिया जाना था मटर पनीर और आलू गोभी आपको परोस दी गई, तो पेट भरने में कोई फ़र्क पड़ेगा? पेट कहेगा नहीं खाऊंगा, पहले मटर पनीर दो तब खाएंगे। यानी ट्रायल बैलेंस पर इसका क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी देखें। दिस इज द नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट, इसका भी बैलेंस डेबिट ही रहेगा। दिस इज द रियल अकाउंट, इसका भी बैलेंस डेबिट में रहेगा। पक्का? हम बैलेंस जोड़ते हैं ना, पर्टिकुलर अमाउंट जोड़ते हैं। हम बैलेंस का पूरा साइड जोड़ते हैं ना, कि डेबिट बराबर क्रेडिट, यही तो ट्रायल बैलेंस पे जोड़ते हैं। तो हमने टोटल देखा, हमने ये गिन लिया इस रो में 50 लोग बैठे हैं। अब पता चला दूर था या नहीं दिखाई दिया कौन लड़का है कौन लड़की है। संख्या तो दिख गई सैटेलाइट से कि 50 हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो ये गलत है ना। बात समझ में आया? तो हमने 50 नंबर्स लिख दिए। तो ट्रायल बैलेंस भी ऐसे क्या करता है, डेबिट और क्रेडिट का हमें टोटल इक्वल कर देता है। वो ये नहीं बताता है कि कौन सा एसेट्स है और कौन सा एक्सपेंसेस है। लेकिन वास्तव में ये वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल है कि नहीं है? वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल है कि नहीं है? इसीलिए पहला कहा जाता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। सिद्धांत की गलती है कि नहीं है? पक्का समझ आ गया? जब हम अकाउंटिंग करते समय प्रिंसिपल का वायलेशन कर दें, प्रिंसिपल्स का हम लोग वायलेशन कर दें, सिद्धांत को ना देखें या गलत हो जाए,
तो ट्रायल बैलेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन गलती है कि नहीं है? पक्का गलती है नहीं? जीजू के लिए बना मटर पनीर और खिला दिया उनको आलू गोभी, गलती है कि नहीं है? गलती है, लेकिन कोई प्रभाव, अब वो नाराज हो जाए अलग बात है, वो व्यवहारिक जीवन है। ओके, समझ आ गया? क्लियर? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल 100% क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। रमेश को पेमेंट करना था, हमने सुरेश को पेमेंट कर दिया। फिलहाल वो तो एरर ऑफ क्लरिकल एरर कहा जाएगा, लेकिन वहाँ भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रमेश भी डेबिट होना चाहिए, सुरेश भी डेबिट होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा। लिखना चाहिए था सैलरी डेबिट टू कैश, हमने लिख दिया कमीशन डेबिट टू कैश। ओके, तो वायलेशन हो गया प्रिंसिपल्स का, लेकिन कोई उसका इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं, आप लोग भी शायद जो लोग कॉमर्स पढ़े होंगे वो जानते हैं, बैलेंस शीट बराबर आ जाए बस मामला सब सही। क्यों? मैं 100 बार बैलेंस शीट को गलत मिलाऊंगा। आप यही कहते हो ना कि बैलेंस शीट मिल जाए बस हमारा क्वेश्चन सही, तो 100 बार गलत मिलाया जा सकता है। बैलेंस शीट का सही मिलना इस बात का प्रमाण है कि हमारा बिजनेस सही रिकॉर्ड शो करता है। बैलेंस शीट का मिलना इस बात का रिकॉर्ड नहीं कि दोनों साइड मैच कर जाए बस हम बंसी चैन से बजाएं। ओके, सही मैच कर जाए तब हम बंसी बजाएं। ओके, समझ आ गया? तो ऐसे ही ट्रायल बैलेंस का मैच करना इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, सही मैच करे, ऐसे एरर्स ना हो। ये क्वेश्चन आता है 10 नंबर का कि उन एरर्स के बारे में एक्सप्लेन करिए जो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होते। इसीलिए हिंदी में देखो लिखा है, तलपट अंतिम शुद्धता का प्रमाण नहीं है। यानी अगर ट्रायल बैलेंस बना लिया, आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आ गया, तो आप सही तरीके से नहीं कह सकते हो कि हमारे सारे रिकॉर्ड राइट हैं, क्योंकि ये डिस्टर्ब करते हैं बीच में। पक्का समझ आ गया? ओके, दूसरा एरर्स ऑफ ओमिशन। ओके, एरर्स ऑफ ओमिशन, छूट जाने वाले अशुद्धियां। ठीक, एरर्स ऑफ ओमिशन, छूट जाने वाली अशुद्धियां। ओके, एरर्स ऑफ ओमिशंस, जैसे सपोज कीजिए कि जनरल एंट्री करने में ही छूट जाए। आपको ट्रायल बैलेंस कौन कौन सा गलती बताएगा? अगर जर्नल में कुछ गड़बड़ हो गया है तो बताएगा, सब्सिडरी बुक्स में कोई गड़बड़ी हो गई है तो बताएगा, और लेजर में कोई गड़बड़ी हो गई है तो बताएगा। जैसे आप लोग टूर जा रहे थे और टूर में पता चला कि टूर में जाते समय बस में आपने काउंटिंग करी दिस दैट 60, आप खुश, पता चला एक बंदा बस में चढ़ा ही नहीं जाने के लिए, थे 61, आप तो खुश हमारे बस में 60 हैं, अब आप 60 का रिकॉर्ड लेके चल रहे हो, जहाँ उतरे वहाँ चेक कर लिया, जहाँ फिर से चढ़े फिर चेक कर लिया, लेकिन गड़बड़ी है, ये कहीं छूट गया, स्कूल में ही छूट गया एक। ओके, यानी जनरल एंट्री करने से ही एक ट्रांजैक्शन रह गया, क्या वो गलत है कि नहीं है? है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? चाहे वो जनरल में एंट्री करते समय हो, और चाहे कई बार बोथ साइड लेजर में, या जनरल की एक एंट्री लेजर में पोस्टिंग ही नहीं हुई, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों साइड, एक जगह डेबिट होना चाहिए था, एक जगह क्रेडिट। आप जर्नल की एक एंट्री छोड़ के देखो, ट्रायल बैलेंस बन जाए, ये नहीं एक साइड छोड़ के देखोगे तब गड़बड़ हो जाएगा, तब ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। बोथ साइड, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, पूरा छोड़ दीजिए, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। रमेश में लिख दिया, कैश में नहीं लिखा, तब मिसमैच करेगा, छूट जाने वाली शुद्धि। पक्का समझ आ गया? ओके, तीसरा
कंपनसेंट्री एरर्स, क्षतिपूरक अशुद्धियां, कंपनसेंट्री एरर्स, ओके। इसमें क्या होता है, इसको कंपनसेटिंग एरर भी कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे किसी के अकाउंट में डेबिट साइड में 300 लिखना था, दूसरे के अकाउंट में आपने डेबिट साइड में ही 300 लिख दिया, तो साइड सही है, इसका भी ट्रायल बैलेंस पे कोई, लेकिन रामू का डेबिट करना था, मोहन को डेबिट कर दिया, गड़बड़ी है कि नहीं है? बाद में मोहन से कहोगे आप 300 और दो, तो लाठी लेके आएगा, रुको आता हूँ, कह देगा भाई जब उसने परचेज ही नहीं किया है। फिर रामू तो खुश, हमसे 300 मंगवा नहीं किए, वो बातें नहीं करेगा। तो ये गलत है कि नहीं है? तो ऐसे पता चला किसी के अकाउंट में 300 लिखना था, 3000 दोनों साइड में लिख दिया, इसका भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोथ साइड आपने गड़बड़ी कर डाली। हाँ, ट्रायल बैलेंस क्या बताएगा, एक साइड कोई गड़बड़ी करोगे तो ट्रायल बैलेंस चिल्ला चिल्ला कर बताएगा हम नहीं आएंगे, पक्का। लेकिन अगर बोथ साइड गड़बड़ी होगी तो ट्रायल बैलेंस ऐसा कहेगा नहीं हम हैं, तुम खोजो। ओके, नेक्स्ट, एरर्स ऑफ कमीशन, क्षतिपूरक अशुद्धियां। इससे पहले वाली क्या थी? इसकी हिंदी क्या है? एरर्स ऑफ कमीशन। देखो बुक ओपन करो, हाँ लिख लीजिए, लिपिकीय अशुद्धियां, एरर्स ऑफ कमीशन, ठीक है। या इसको क्लरिकल एरर भी कहते हैं, यानी लिखने में गड़बड़ हो गया। ओके, वहां किसकी बात थी? साइड की। डेबिट का हमने एक डेबिट के बजाय दूसरे के डेबिट में लिख दिया, एक अमाउंट के बजाय दूसरे के अमाउंट में हमने लिख दिया। यहां क्या है? लिखने में कोई गड़बड़ी कर दी हमने, ठीक। लास्ट, एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन, दोहरा लेखा की अशुद्धि, एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन, दोहरा लेखा की अशुद्धि। पता चला रमेश से गुड्स परचेज किया, 2 बार लिख दिया, एक बार 15 तारीख को लिख दिया, एक बार 30 तारीख को लिख दिया, चलो गड़बड़ी हो गई, लेकिन ट्रायल बैलेंस इसका कुछ नहीं बताएगा। अगर बोथ साइड है, बार बार मैं बता रहा हूं, बोथ साइड होगा तो कुछ नहीं होगा, वन साइड होगा तो होगा। ओके, अब बताओ, कल मैंने एक होमवर्क दिया था, उसके ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना आया? 16 लाख, पक्का सबका? गुड, सही है। 16 लाख अगर आया है तो सही है, हैं? ये कैसे 2000 ज़्यादा आ गया, 52 ज़्यादा आ गया। आप कितना आया? 1652। चलिए, कोई किसी को गलत से तो नहीं करेगा, ध्यान दो। मैं जर्नल एंट्री, ध्यान दो, जर्नल एंट्री चेक करा देता हूं, अकाउंट का बैलेंस चेक करा देता हूं, आपको पता चल जाएगा। बोलो, पहला जर्नल एंट्री क्या था? आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं, चेक करो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और साथ साथ में पोस्टिंग बताता चलता हूं, कैश के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में। चेक भी करते रहो, साथ में चेक करते रहो। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश के डेबिट में टू कैपिटल और कैपिटल में बाई कैश। ओके, दूसरी एंट्री परचेज बाई कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हो गया। अब सुनो, परचेज में टू कैश और कैश में बाई परचेज, कितना है? 1,20,000, 1,20,000। ओके, पक्का। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
यही हुआ है। कैश के डेबिट में टू सेल्स और सेल्स में बाई कैश, यही किए हैं। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम रॉयल ब्रदर्स, तो हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रॉयल ब्रदर्स 5 लाख। तो रॉयल ब्रदर्स में बाई परचेज और परचेज में टू रॉयल ब्रदर्स। ओके। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू महेश ब्रदर्स, महेश ब्रदर्स डेबिट टू सेल्स। महेश ब्रदर्स में जाएंगे तो लिखेंगे टू सेल्स और सेल्स में जाएंगे तो बाई महेश ब्रदर्स। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम महेश ब्रदर्स एंड सेंड टू बैंक, तो हो जाएगा बैंक में हो जाएगा टू महेश ब्रदर्स और महेश ब्रदर्स में बाई बैंक। जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश ब्रदर्स। नेक्स्ट, आरटीजीएस टू रॉयल ब्रदर्स, क्या एंट्री होगी? रॉयल ब्रदर्स डेबिट टू बैंक। ठीक, पोस्टिंग कर ही लेंगे कि पोस्टिंग भी बताएं? हो जाएगा। नेक्स्ट है लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, बिल्कुल बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही इसी का मैं प्रिंसिपल बताता हूं, ध्यान दो। बैंक मैंने क्यों बोला, ध्यान दीजिए। देखिए मैंने क्यों कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ध्यान दें। जब लोन मिलता है तो बैंक हमको हाथ में देता है, लाओ लोन, अच्छा तो होता नहीं। हमारा बैंक में अकाउंट होता है, उसी अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ तो एंट्री क्या, अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ, एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू जिसने ट्रांसफ़र किया, यही तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन कहाँ गलत है? पक्का? जितनी बातें हम बोलते हैं विथ प्रूफ, ये नहीं कि ऐसे हो गया होगा, नहीं। जनरली लोग लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लेकिन वो प्रिंसिपल वाइज गलत है। अगला, नेक्स्ट, कंप्यूटर परचेज बाय चेक, कंप्यूटर डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट, सेम फर्नीचर डेबिट टू बैंक, सैलरी डेबिट टू बैंक, रेंट डेबिट टू बैंक। ओके, एक बार पोस्टिंग चेक कर लो सही है कि गलत है। सही है, तब 16,52,000 कैसे आ गया हैं? तो लोन वाला कोई प्रॉब्लम थोड़े करेगा, वो तो लोन अगर लेंगे चाहे कैश में लिखो चाहे बैंक में लिखो, दोनों का बैलेंस डेबिट आएगा, उससे कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। अभी यही बात तो आपको बता के तब क्वेश्चन चेक कराए हैं, क्यों? जिससे आपको प्रिंसिपल एरर का पता रहे। देखो, चाहे बैंक बैलेंस आए चाहे कैश बैलेंस आए, लिखा तो दोनों डेबिट में ही जाएगा, तो उससे फर्क क्या पड़ना चाहिए? अब ध्यान दें, अगला टॉपिक लिखिए, करेक्शन इन ट्रायल बैलेंस। अगला टॉपिक, तलपट में सुधार। कल कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा था कैसे लगाया जाएगा तलपट जब दिया हुआ है, तो हाँ वही टॉपिक है, करेक्शन इन ट्रायल बैलेंस। ओके, अगर आप ध्यान दें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ओपन करें बुक में, ठीक, सिक्स इसमें कैश है 13,000 मिला। ओके, आपको लगेगा, ध्यान दें, आपको लगेगा कि ट्रायल बैलेंस तो बना है, नहीं उसमें टोटल नहीं है। 7 देखिए, 7
फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस टोटल ऑफ अकाउंट दिया है डी, ठीक मिला। अब बुक ना लाओ तो हमारा दोस्त नहीं है, ठीक नहीं है बुक क्या, कोई बात नहीं। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे तो बोथ साइड का ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, पक्का? जरा एक बार पढ़िए अपने मन में। अच्छा कोई ये बता सकता है कि 7th वाला जो क्वेश्चन है वो किस मेथड पे ट्रायल बैलेंस बना है? टोटल मेथड पे ट्रायल बैलेंस बना है। क्या बना है? टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बना है। तो हमको क्या करना है? उसको इम्प्रूव करना है। ओके, तो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताया था। क्या ट्रिक बताया था? एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस बनाते समय 4 बैलेंस आप ध्यान रखोगे। कौन से? एसेट्स के। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? ऑलवेज डेबिट। ओके, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? ऑलवेज क्रेडिट। तो इसमें करेक्शन आप ट्रायल बैलेंस में यही ध्यान रखना होगा। अगर किसी लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में दिया है, सही दिया है। अगर डेबिट में दिया है तो उसको उठा के हमें क्रेडिट में शो करना है। ओके, लॉसेज का बैलेंस डेबिट, इनकम का बैलेंस क्रेडिट, यही चेक करना है आपको इसमें बस। ओके, तो पहले तो आपको इसको क्या करना है? पहले तो इसे आपको बैलेंस मेथड पर बनाना है। ओके, फिर बैलेंस मेथड बना, जैसे अगला जो है 8 नंबर बैलेंस मेथड पर दिया है, या पहले इसे लगवा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ट्रायल बैलेंस बनाइए। पहले मैं आपको बैलेंस मेथड में कन्वर्ट कराता हूं, फिर सही कराता हूं। ओके, चलिए बना दें यहां बोर्ड पे। चलो देखिए, ट्रायल बैलेंस ध्यान दीजिए। ट्रायल बैलेंस जो भी डेट होगा डेट डाल लीजिएगा। मेथड कौन सा? बैलेंस मेथड बनाने जा रहे हैं। दिया कौन है? टोटल दिया है, हम बैलेंस मेथड में कन्वर्ट करेंगे। पहले बैलेंस मेथड बनाएंगे फिर सही बनाएंगे। ओके, या एक ही बार में कहिए सही कर दूं? चलो हाँ, बड़ा हो जाएगा है। अभी सही आप कर लोगे। पहले मैं बैलेंस मेथड में बना रहा हूं, फिर इसको सही किया जाएगा। ओके, सबसे पहला क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल में ए बी सी 3 लोगों का दिया हुआ है। क्यों? ठीक, देखिए कैपिटल मिस्टर ए का, बी का, सी का, ऐसे लिखते तो कंफ्यूजन ना होती। ए का कितना है? ए का कैपिटल 30,000 है और क्रेडिट में दिया है, तो केवल क्रेडिट में दिया, क्रेडिट में लिख दीजिए, बात खत्म। ओके, अब जरा ध्यान दो, कैपिटल भी डेबिट होता है क्या? लेकिन बैलेंस तो इनका दिया है डेबिट का। चलो बी का दिया है, कोई बात नहीं। बी का दिया है डेबिट में 30,000, क्रेडिट में 10,000, तो कौन सा बैलेंस आ जाएगा? डेबिट बैलेंस आ जाएगा। क्यों? डेबिट बैलेंस आ जाएगा कितना? 20,000। ओके, नेक्स्ट सी का, नीचे से आइटम गिनो जरा, ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा एक मिनट सुनिए, वो ए बी सी नाम है यार, कैपिटल नहीं है। ए बी सी नाम है, कैपिटल अलग है। अब ये सही है, ध्यान दो।
कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। अब ए का वो नाम है ए, अब ए का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिया है तो हम बैलेंस निकाल लें। कितना? 20,000। ओके। बी की देखो 2,000, कौन सा? डेबिट का, बी का डेबिट। सी का क्रेडिट का 5,000। केवल घटा दो, जो देखो जो बड़ा हो वही वाला हमको अभी बता दो, बाद में सुधार दिया जाएगा। ओके। और अगला परचेज का कौन सा? कितना? 30,000। ओके। फिर सेल्स, सेल्स कितना? क्रेडिट 40। और कौन सा रिटर्न? खाली रिटर्न, कोई बात नहीं, आप लिखो, अभी हम सुधार देते हैं। कितना? अब एक बात यहाँ टेक्निकल समझो, यहाँ घटा नहीं सकते। क्यों नहीं घटा सकते? एक सेल्स रिटर्न होगा, एक परचेज रिटर्न होगा, तो कहाँ से आप सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न एक में घटा दोगे? ओके। जैसे इसमें भी दिया हो सेल्स ऑब्लिक परचेज, तो ये नहीं घटा दोगे, ठीक है। तो जो जहाँ लिखा है उसको ऐसे लिख दो। कितना है? 2,000 डेबिट और 3,000। अब ध्यान दो, ये हमारा सेल्स रिटर्न है और ये हमारा कैसे? पापा के साथ बच्चे कम रहते हैं, अंकल के साथ बच्चे रहते हैं। क्यों? तो सेल्स का बच्चा सेल्स रिटर्न तो इसके साथ नहीं रहेगा, अंकल के साथ रहेगा। पक्का? और परचेज का, ठीक है, समझ आ गया? अब याद रहेगा? पक्का? नेक्स्ट डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट बैलेंसिंग कर सकते हो। डिस्काउंट 1,000 क्रेडिट, क्रेडिट 1,000। कमीशन, कमीशन 1,000 डेबिट। नेक्स्ट बेजेज, व्हीकल्स, व्हीकल, व्हीकल्स कितना है? डेबिट में 20 और मशीनरी 4,000 डेबिट और बस। ओके। तो चेक किया जाए थोड़ा सा। कैपिटल सही है, ध्यान दो। कैपिटल, चूंकि हमारा कैपिटल क्रेडिट में रहता है, कैपिटल सही है। अब ए का पता नहीं ये डेटर्स है कि क्रेडिटर्स है, जहां लिखा है वहीं रखो इसे। बी का पता नहीं, कोई बात नहीं। सी का भी पता नहीं, ठीक है। परचेज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट में, सही है। सेल हमारा इनकम है, सही है। रिटर्न भी ये सेल्स रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न है। अब अगर लिखा होता कि सेल्स रिटर्न डेबिट में, परचेज रिटर्न क्रेडिट में, या सेल्स रिटर्न क्रेडिट में, परचेज रिटर्न डेबिट में, तब कुछ गड़बड़ी करते। फिर डिस्काउंट सही हो गया, कमीशन डेबिट में है, व्हीकल्स हमारी एसेट्स है डेबिट में, मशीनरी हमारी एसेट्स है डेबिट में। जोड़ डालो, जोड़िए, टोटल करिए, आई होप सही होगा। दोनों बोथ तो सही है, आ गया। यानी केवल बैलेंस यहाँ पर क्या करना था? केवल बैलेंस निकाल लेना था बस। गलत नहीं है कुछ भी, सब सही है, केवल बैलेंस निकाल लेना था। 77 ग्रैंड टोटल। ओके, समझ आ गया सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? केवल हमने बैलेंस निकाल दिया बस। सामने नहीं दिख रहा है? बुक है, बुक है, तब नोट कर लो। वहीं से करना क्या है? नाम तो मैं बोल दे रहा हूँ, नाम तो दिखाई दे रहा होगा, तो नाम होगा, अमाउंट वहाँ से देख लो जी। हैं? तो क्रेडिट में ही तो लिखा है मुन्ना। अरे भैया, सॉरी सॉरी, क्या रहेगा? एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम? रहेगा हाँ। क्या सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न का एक अकाउंट बना सकते हो? बना के दिखाओ हमको।
तब अलग अलग लिखा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक, क्लियर? क्या परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न एक साथ दिखाया जा सकता है? नहीं, तो अलग अलग तो लिखा है। कितना आ रहा है? 2000 ज़्यादा आ रहा है। ये कैसे? गलत लिखवा दियो क्या कोई अमाउंट? मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोग लिखो तक मैं चेक कर लेता हूँ और मैं बोल देता हूँ एक बार। 30 सही है, 20,000 ये भी सही है, 2,000 डेबिट सही है, 5,000 क्रेडिट सही है, परचेज रिटर्न 30 सही है, सेल्स रिटर्न व्हीकल्स 20,000 ये भी सही है, मशीनरी 4,000 डेबिट ये भी सही है, कमीशन डेबिट ये भी सही है 1,000, डिस्काउंट क्रेडिट सही है 1,000, रिटर्न तो सही है, चार 4,000 मशीनरी डेबिट है, ठीक। व्हीकल्स 20,000 डेबिट है, कमीशन 1,000 डेबिट है, ओके। बोथ 79 आ रहा है दोनों, तो 2,000 कहाँ? पहले फिर से जोड़ो, देखो कौन कितना आ रहा है, ऐड करो फिर से दोनों, तब तो सही है। मैटर भी सब सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई भी ऐसा मैटर यहाँ गलत नहीं लिखा है, सारे मैटर सही लिखे हैं। अब अगर ये प्रॉब्लम होती, एक हिस्सा ज़्यादा आता है एक कम आता, तो ये प्रॉब्लम आ जाती, ठीक। कोई ऐसा, ध्यान दें, इसमें कोई ऐसा बैलेंस भी नहीं दिया है कि मान लिया केवल बैलेंस दिया होता और हम लोगों ने बैलेंस बनाया होता, ओके। चलो एक बार नोट कर लो, देख लूंगा मैं इसको, क्या दिक्कत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। चलो बुक में आपको केवल टिक कर लेना है बस। देखो ओपनिंग स्टॉक क्या है, कहाँ लिखेंगे? पहले आपको ये देखना है क्या, बस वही लिख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट्स है और एसेट्स हमारा डेबिट हो जाएगा, ओके। परचेज हमारा डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न हमने बताया पापा के अपोजिट साइड, अंकल वाले साइड में, तो परचेज का रिटर्न क्रेडिट साइड में, कैश डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न डेबिट में, पापा का अंकल हैं, हाँ। क्रेडिटर्स क्रेडिट में, कैरिज इनवार्ड, ठीक है, ये हमारा डेबिट में एक्सपेंस है, परचेज में चाहे ऐड कर दें चाहे अलग से लिख रखें। वेजेज डेबिट में, सैलरी डेबिट में, बात ना करें। डेटर्स एसेट्स हैं डेबिट में। कैरिज आउटवार्ड, ध्यान दो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कैरिज आउटवार्ड इनवार्ड दोनों डेबिट में होंगे, क्योंकि बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कैरिज इनवार्ड गुड्स के परचेज करने पर लगता है
और कैरिज आउटवार्ड गुड्स के सेल पर लगता है, इतने डिफरेंस है। ये नहीं कैरिज इनवार्ड आपने डेबिट में दिखाया, कैरिज आउटवार्ड क्रेडिट में दिखा दो, बस सब गड़बड़ हो जाए, दोनों डेबिट में ही रहेंगे। अगला ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस जुड़ गया तो डेबिट। रेंट रिसीव्ड क्रेडिट, लोन ऑन मॉर्टगेज क्रेडिट। मॉर्टगेज का मतलब होता है हमने कोई एसेट्स या प्रॉपर्टी दे करके लोन लिया है तो उसे मॉर्टगेज बोलते हैं। मोटर कार अभी तो बताने की जरूरत नहीं है, एसेट्स है डेबिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंस है डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, BR बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है डेबिट। फिर क्या है, रिपेयर्स डेबिट, BP बढ़ जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। इंश्योरेंस डेबिट एक्सपेंस है। टाइपराइटर डेबिट। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स डेबिट ही होगा। अगर होता बैड डेब्ट्स रिकवर्ड तो क्रेडिट हो जाता, या ओल्ड प्रोविजन होता तब भी क्रेडिट हो जाता अगर ऐसे शब्द लिखे होते। पेटेंट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, और स्टेशनरी ये भी डेबिट। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट अगला बहुत छोटा सा है, देख लो। नेक्स्ट बहुत छोटा सा, कोई प्रॉब्लम करे तो बताइए। ध्यान दें, करेक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया। आप अगर कोई एसेट्स होगा बेटा डेबिट कर देंगे, एक्सपेंसेस होगा डेबिट कर देंगे, अगर लायबिलिटी है क्रेडिट कर देंगे, और इनकम होगा तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। यही करेक्शन ऑफ, और 2018 में करेक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस 10 नंबर में आया है। ओके, एक कैश बुक बनाना आया था, एक करेक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस आया था। ये छोटे क्वेश्चन में 2 न्यूमेरिकल। ओके चलिए, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट। कितने लोग नहीं जानते बैंक ओवरड्राफ्ट? कुछ साइंस वाले बैंक ओवरड्राफ्ट जानते हैं ना? नहीं। जब जितना हमारे अकाउंट में बेटा, वो छोड़ो, मोबाइल चलाते हो पक्का, कभी ऐसा समय आया हो रिचार्ज खत्म हो गया हो और पैसा ना डला पाए हो, तो छोटा रिचार्ज 5 रुपये वाला ले लेते हैं, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। पक्का? यानी जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होता है या कम होता है, हम बैंक से लोन, इमीडिएट लोन ले लेते हैं कुछ समय के लिए, तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ओके, कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, पाठक सर का सेविंग अकाउंट है, कितना बैंक ड्राफ्ट कितना ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा? बेइज्जती कर दिए यार, काहे? वेरी गुड। सेविंग पर कोई भी, केवल किस पर? ओके, समझ आ गया। और कोई क्वेश्चन? लोन लायबिलिटी, लोन हमारा लायबिलिटी है। लोन है, प्रोविजन, ध्यान दें, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को क्रेडिट में दिखाया करो, क्योंकि जितने भी प्रोविजन है हमारी लायबिलिटी मानी जाती हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब प्रोविजन नीचे दिया हो एडजस्टमेंट में, तब वो हमारा एक्सपेंस हो जाता है। लेकिन अगर यही ओल्ड प्रोविजन है ये, ओके, समझ आ गया। देखो ध्यान दें, डेटर से रिलेटेड 3-4 आइटम हैं। पहला है बैड डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब बकाया, और बैड मतलब बुरा। ऐसा बकाया जो बुरा हो गया, अब नहीं देगा, चिल्ला चिल्ला के कह रहे नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हम अपनी तरफ से मान लेते हैं इतना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा है तो वो हमारी इनकम या लायबिलिटी, कुछ भी मान लो आप उसको। ओके, तो उसको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मान लेते हैं, तो क्रेडिट में दिखा दिया जाएगा। लेकिन एडजस्टमेंट में जब हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स,
तो हम मानते हैं इतना नहीं मिलेगा तो हमारा लॉस होता है, उसको हम पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, शो करते, वो अलग की बात। ओके, और कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? और कोई? चलो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए जिसको आपको करके फिर से लाना रहेगा। ओके, हाँ पूछिए। बिल्कुल। क्लोजिंग स्टॉक बेटा हमारा एसेट्स है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, वास्तव में ध्यान दो, ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट्स नहीं है, ओपनिंग स्टॉक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वास्तव में एसेट्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक ही है, ठीक है। लेकिन उसको एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, टॉपिक डाल लीजिए, शायद नहीं हुआ है। लिखिए यूज ऑफ गुड्स, टॉपिक याद हो गया और ये शायद नहीं टॉपिक हुआ है। देखें इसे, यूज ऑफ गुड्स, यूज ऑफ गुड्स शायद नहीं हुआ है कि हुआ है? माल दान में दिया, माल चोरी हो गया, हुआ है? हो गया है? अच्छा चलो हो गया तो कोई इंडाइजेशन नहीं होगा यार, दोबारा बता देते हैं। देखो जब हम गुड्स का यूज करते हैं, देखिए तो जिस भी यूज में गुड्स आता है उसे हम डेबिट कर देते हैं। सपोज गुड्स चैरिटी में दिया तो चैरिटी डेबिट टू परचेज। एक ही ऐसा कंडीशन होता है जहां पर परचेज क्रेडिट होता है। अगर गुड्स अकाउंट नहीं बना है तो, और गुड्स बना है तब तो कोई बात ही नहीं। ओके, तो हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। माल जल गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। माल चोरी हो गया, लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट टू परचेज। माल सड़ गया, स्पॉइलेज डेबिट टू। पक्का? और क्या हो सकता है? और हैं क्या हो गया? अरे डूब गया, सड़ गया, एक ही है। दान हो गया हैं, कुलदीप को दे दिया हैं, चाहे किसी और को दे दिया तो ड्राइंग डेबिट टू परचेज। ओके, हाँ बताइए। पहले स्टार्टिंग में बताया चैरिटी डेबिट टू परचेज हैं। एक और ध्यान दें, एक क्वेश्चन आया इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी हमारा एक्सपेंस है, ठीक। एक और ध्यान रखेंगे, अच्छा जीएसटी आ जाए तो कहाँ दिखाएंगे? अच्छा जीएसटी हमारा क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर है, ना इनकम है ना एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखेंगे। जीएसटीआर पर्सनल अकाउंट, उसका बैलेंस निकालेंगे। अगर बैलेंस डेबिट होगा तो डेबिट में लिख देंगे, अगर बैलेंस क्रेडिट होगा तो हाँ, वो खर्चा नहीं है जीएसटी, ध्यान रखेंगे। ओके, और कोई पूछो। अब एक और नया टॉपिक लिख लीजिए। चलिए लिखिए डिवीजन ऑफ गुड्स, माल खाते का विभाजन, डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट। गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट है? हैं? गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट है? हाँ बता रहे हैं, रियल अकाउंट। गुड्स हमारा क्या है? रियल अकाउंट। अब ध्यान दें, गुड्स का डिवीजन करने जा रहा हूं। गुड्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है? सबसे पहला गुड्स को हम बांटते हैं परचेज में। लिखिए परचेज अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो नॉमिनल अकाउंट। परचेज हमारा क्या है? और उसी के आगे लिखना रेवेन्यू एक्सपेंसेज। परचेज हमारा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेज या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ भी कहें, फिलहाल दोनों में डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस कास्ट अकाउंट में बताया है आपको मैंने। ओके, दूसरा पॉइंट सेल्स, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ये रेवेन्यू इनकम है।
परचेज रिटर्न क्या है, बताएं कौन सा अकाउंट है? परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट है भाई? अगर पापा अग्रवाल हैं, तिवारी हैं, गुप्ता हैं, पांडे हैं, तो आप क्या होंगे? तो परचेज अगर नॉमिनल अकाउंट है तो सेल्स क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। परचेज अगर नॉमिनल है तो परचेज रिटर्न क्या होगा? नॉमिनल ही होगा, बट डिफरेंस रहेगा क्या? नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू इनकम। परचेज रिटर्न में क्या होता है? हमारा पैसा हमको वापस हो जाता है, नहीं पैसा वापस जाता तो क्रेडिट नोट हमको मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। आराम से ठीक, चलिए मास्क वगैरह लगा के आया करिए आप लोग। कितनी बार कह चुका हूँ, एकदम मतलब हम कह कह के बेशरम हो गए हैं, लेकिन लगाते नहीं हैं। हाँ, लगा के आया करिए और लगाए रखे रहा करिए, हैं? हाँ, और जो लोग अभी भी वैक्सीनेशन नहीं कराएं, इतने टाइट करने के बाद वो भी जाकर के वैक्सीनेशन करवा लें। 18 नहीं पूरा हुए हैं तो कैसे करवाएंगे? है ना इसमें सब? 18 पूरा हो गए हैं पक्का तो लगवा लें। कितने लोगों को लग गया है? अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छी बात है। चलो, फिर भी एहतियातन मास्क लगाए रहा करिए। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न नॉमिनल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट है और रेवेन्यू एक्सपेंसेज है। रेवेन्यू एक्सपेंसेज है। अगला स्टॉक। अगर केवल स्टॉक लिखा है तो हमारा असेट्स है, और ओपनिंग स्टॉक लिखा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कहिए सिद्ध कर दूं, प्रूफ कर दूं बोर्ड पे, प्रूफ कर दें। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही उस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम को ही ट्रेडिंग अकाउंट में हम एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं करते। एक दिन मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, बहुत जानदार क्वेश्चन था कि ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है। फिर मैंने बताया भी था, ट्रायल बैलेंस में चारों चीज़ें होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। फिर हम क्या करते हैं, चारों को अलग अलग दो दो कर देते हैं। लायबिलिटी और एसेट्स हमारा बैलेंस शीट में चला जाता है और इनकम और एक्सपेंडिचर हमारा ट्रेडिंग और पीएल में चला जाता है। तो अगर आप ये कहो कि ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है, तब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर रहा है? अगर एसेट्स है तो इसको तो वहाँ होना चाहिए। पक्का प्रूव हो गया? श्योर? अगर आप कहो सेल्स रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट तो एसेट्स होता है, तब ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर रहा है? इसको तो बैलेंस शीट में होना चाहिए। क्लियर? जो बात कहते हैं उसके पीछे 100% लॉजिकली प्रूव होता है वो। ओके? कोई और अकाउंट आपको कोई कन्फ्यूजन हो, अकाउंट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, बताओ। कोई भी पूछिए। हैं? अब स्टॉक एसेट्स हो गया, ध्यान दो, स्टॉक एसेट्स हो गया। अब आगे लिखो, ओपनिंग स्टॉक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओपनिंग स्टॉक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स। जी हाँ, अब आप बोलेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को हम फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों दिखाते हैं? आपका क्वेश्चन हो सकता है क्यों? आपने देखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक को तभी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है जब वह एडजस्टमेंट में दिया हो। अगर वो एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो हम उसको एसेट्स में ही दिखाते हैं। अगर आपने फाइनल अकाउंट लगाया होगा तो आपको ये बात पता होगी। ओके, समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? कॉन्सेप्चुअल किसी को कोई प्रॉब्लम हो? एनी क्वेश्चन? खूब पूछो, क्वेश्चन पूछ के दिल भर जाए। ओके, नो एनी क्वेश्चन? तो मेरा क्वेश्चन है, लिखो। क्लोजिंग स्टॉक बेटा दोनों ट्रीटमेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक का। अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी मानते हैं, और ट्रायल बैलेंस में दिया तो केवल एसेट्स मानते हैं उसको।
ओके। अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो दोनों मानेंगे, और अगर केवल ट्रायल बैलेंस में दिया है तो हम उसको एसेट्स ही मानते हैं। एडजस्टमेंट में दिया होगा तो दोनों। चलिए क्वेश्चन लिखिए। विनोद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख, 5 लाख, गुड्स 2 लाख, फर्नीचर 3 लाख। ओके। और आपको पता है बिजनेस स्टार्ट करते समय जो जो चीज़ें लगाते हैं सबको डेबिट कर देते हैं। इसकी एंट्री पास हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और एंट्री हो जाएगी कंपाउंड। पक्का। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम टाटा ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज फ्रॉम टाटा ऑन क्रेडिट 8 लाख, 8 लाख रुपए। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू रोहित 9 लाख ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज बाई कैश 3 लाख, 3 लाख। गुड्स परचेज बाई कैश 3 लाख, 3 लाख। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 5 लाख। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 8 लाख। हो जाएगा, कम तो नहीं पड़ेगा, चलो कम पड़ेगा तो झेलिएगा। 8 लाख, ठीक, क्योंकि बैंक में पहुंचाओगे तभी तो आरटीजीएस होगा, नेफ्ट होगा। जब तक बैंक में पैसा नहीं रहेगा कैसे नेफ्ट कर दोगे। अब लिखो आरटीजीएस टू टाटा 5 लाख, आरटीजीएस टू टाटा 5 लाख। लिखो आरटीजीएस बाई रोहित, कितने के बेचे हैं रोहित को? 9 लाख, 6 लाख। लिखिए आरटीजीएस बाई रोहित 6 लाख। फर्नीचर परचेज बाई चेक, फर्नीचर परचेज बाई चेक 80,000। टाटा से कितना कितना अमाउंट परचेज किया था? 8 लाख। कितना आरटीजीएस कर दिया? 5 लाख। नेक्स्ट लिखो अकाउंट सेटल्ड ऑफ टाटा, अकाउंट सेटल्ड ऑफ टाटा 3 लाख बकाया है ना, 295 बाई चेक, 295 बाई चेक। समझ गए हो मेरा कहने का मतलब क्या है? 5000 डिस्काउंट है, टाटा डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। लिखो अकाउंट सेटल्ड बाई रोहित, अकाउंट सेटल्ड बाई रोहित, या चेक ऐसा भी हो सकता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रोहित इन फुल सेटलमेंट, ऐसे भी सेंटेंसेज हो सकते हैं। क्या है? कितना है रोहित का? 9 लाख। कितना आरटीजीएस किया? 6 लाख। 3 बचा, इनका भी 295 कर लो। ओके, हाँ क्या? अकाउंट सेटल्ड बाय रोहित, ठीक, बाई चेक। सीधे बैंक में पहुंचे, अपने पास ना रह जाए हैं। और 90% केस में ध्यान रखा करो, जब केवल कैश बुक बनाना हो 3 कॉलम
तब टेंशन लिया करो, नहीं तो अगर चेक मिल रहा है तो सीधे बैंक कर दो, बैंक डेबिट टू फलाने धमाके, बात खत्म। क्योंकि फिर एक एंट्री करने से बच जाओगे, नहीं तो एक एंट्री फालतू में और करनी पड़ेगी। बैंक डेबिट टू कैश, पहली वाले को कैश डेबिट टू रोहित, फिर उसके बाद बैंक डेबिट टू कैश, तो कैश कैश कैंसिल। देखो ऐसे नहीं, कई बार ज़्यादा हो जाता है। देखो कैसे, आपको बता रहा हूँ। जैसे रोहित से चेक मिला तो एक बार आप ये एंट्री करो, कैश डेबिट टू रोहित, फिर आप एंट्री करो बैंक डेबिट टू कैश, तो एक बार कैश डेबिट एक बार क्रेडिट, कैंसिल हो गया। तो इससे अच्छा बैंक डेबिट टू रोहित कर दो, बात खत्म। ठीक, देखो है क्या, आपको पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में जाने को भी सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस खाली पढ़ करके एग्जाम दोगे उसके बाद बस बी काम करके बेकाम हो जाओगे। ठीक, आपको एक प्रॉपर अकाउंटेंट बनने के सारे प्रोसेस, ये काहे 3-4 दिन खोपड़ी दर्द कराए हैं, तो हम भी छोड़ देते। अब तक एक चैप्टर 4 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाता नहीं हो जाता। लेकिन वही 11th वाला हाल होता कि पार्टी क्रिएट करना नहीं आ रहा था। सही बात है कि नहीं, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लोगे तो कल को मार्केट में जाओगे तो अच्छा बताओ, पढ़ना है ज़िंदगी भर, इसी कॉपी पर लेजर ज़िंदगी भर बनाना है। होल लाइफ आपको लेजर कहाँ बनाना है, कॉपी पर। अच्छा कह रहे बनाने नहीं है, ठीक है, ठीक, कहाँ बनाना है, कंप्यूटर में बनाना है या मैनुअल बनाना है। ओके, तो कम से कम मैनुअल या कंप्यूटर पे आपको पता होना चाहिए कैसे लेजर क्रिएट करते हैं, कैसे पार्टी क्रिएट करते हैं। ओके, और अगर आपने ध्यान दो, अगर मैनुअल आता है तो कंप्यूटराइज भी कर लें, क्योंकि वो केवल मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है बस, और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है वहाँ पे। टैली क्या है, सेम यही चीज़ जो हमने आपको बताया। वहाँ भी जाओगे सबसे पहला पार्टी क्रिएट ही पहला काम, कंपनी में पार्टी क्रिएट करना ही, कंपनी का नाम, उसके बाद दूसरा काम पार्टी क्रिएट करो। यहाँ भी तो हमने पार्टी क्रिएट कराया स्टार्टिंग में, उसके बाद वाउचर एंट्री करो, वो हमने भी वाउचर एंट्री कराई। चलो ठीक, 1-2 एंट्री और कर लो। लिखिए, रेंट पेड बाई कैश 10,000, रेंट पेड बाई कैश 10,000, सैलरी पेड बाई चेक 20,000। ओके, अब ध्यान दो, इसका जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना है। ओके, अब लिखो सम स्पेशल एंट्रीज, जिसमें केवल जर्नल एंट्री करनी है बस। इसका जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना है टोटल, और अगला जो बोलने जाओ उसका केवल जर्नल एंट्री करनी है। ठीक, लिखो गुड्स परचेज फ्रॉम विप्रो, गुड्स परचेज फ्रॉम विप्रो ऑन क्रेडिट, सनफ्लावर उसी का है, विप्रो बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है होम केयर में। ऑन क्रेडिट विथ 18% GST। अब ध्यान दो, जब 18% GST बोला जाएगा तो बिना कहे ही 9% SGST हो जाएगा, 9% CGST हो जाएगा, चाहे कहा जाए या ना कहा जाए। ओके, समझ आ गया। सेकेंड, अमाउंट नहीं बोले, 5 लाख, 5 लाख। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू रमेश प्रोविजन, गुड्स सोल्ड टू रमेश प्रोविजन 6 लाख विथ 18% GST, विथ 18% GST। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर GST का कैलकुलेशन करना है और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद तब GST का कैलकुलेशन होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, गुड्स सोल्ड टू रोहित 3 लाख
at the rate of 10% trade discount, at the rate of 10% trade discount and 50% amount received, and 50% amount received with 5% cash discount. हुआ छीछा लेदर, तैरना इसी में अच्छे से. Goods sold to Rohit 3 lakhs at the rate of 10% trade discount and 50% amount received with 5% cash discount. पढ़ाया है ये सब बता. अरे अब GST करा दोगे, वैसे एक्सीडेंट हो गया है, गोली मारोगे ऊपर से. ठीक. नेक्स्ट गुड्स परचेज फ्रॉम रिलायंस, गुड्स परचेज फ्रॉम रिलायंस 10 lakhs with 15% या एट द रेट ऑफ, विथ नहीं सॉरी, एट द रेट ऑफ 15% TD. TD से काम चल जाएगा. ओके. हाँ ठीक. एंड 40% अमाउंट पेड, and 40% amount paid with 2% CD. Next, machinery purchased by cash. कैश कहीं आया गया है कि कैश ही लिख गया है कहीं कैश का कोई आइटम नहीं है. चलो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई हम क्रेडिट हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा. और क्या हमने बता ही रखा है आपको कि अभी हम लोग कोई सिस्टमेटिक अकाउंट थोड़े बना रहे हैं. अमाउंट 2 लाख. नीचे लिखिए डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 10%, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 10%. ओके. नेक्स्ट, संडे खराब कर दिया है मैंने, कोई बात नहीं. जैसे अब टॉपिक ख़त्म हो रहा है तो सारे हैवी क्वेश्चन हो, जिससे अब आपके पास में पूरा एक वीक पड़ेगा हैं, क्योंकि अगला हम कास्ट अकाउंट पढ़ाएंगे. ठीक है, मंडे से कास्ट अकाउंट. बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया. ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट कर लो, एक क्वेश्चन और लिखिए हैं. अगला लिखिए फर्नीचर लास्ट बाय फायर 10,000. फर्नीचर लास्ट बाय फायर 10,000. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 8,000. फर्नीचर 10,000 का जल गया, उसका बीमा था, बीमा कंपनी से 8,000 मिला. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 8,000. ओके. इतनी जनरल एंट्री और उधर जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस. एक बात ध्यान रखेंगे, पूरा वीक आप आराम से लगाओ, जिसका जो प्रॉब्लम होगा वो पूछते रहेंगे. ओके. और एक इन्फॉर्मेशन, मंडे से आपकी टाइमिंग 1 बजे तक की हो जाएगी. आप घर से आराम बता के आइएगा कि 1 बजे तक वहाँ छूटेंगे, फिर रास्ते का डिफरेंस बाकी आप जानो. हाँ